नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीक़ा से चल रही होगी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट पढ़े थे ना, उसमें मतलब कि उसमें हम लोग पौधों के बारे में जो जैव प्रक्रम संबंधित क्रियाएँ होती हैं उन सब क्रियाओं को अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे कि जंतुओं में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन ये कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए। और इसमें जो भी हम बेबी इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे उसको आप लोग कॉपी में नोट्स करते चलिएगा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप सब ये बता दिए थे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, स्टोमेटा कैसी होती है, ये सारा बात हम लोग उस वीडियो में पढ़ लिए थे। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके पहले उस वीडियो को देखे और उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति। ठीक है ना, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि ये वायुमंडल क्या होते हैं। ठीक है ना, तो वायुमंडल का डेफिनेशन सुनिए। पृथ्वी की सतह के चारों ओर गैसों के एक गोला पाए जाते हैं, जिस गोला को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है ना, वायुमंडल के बहुत सारे अपघटक होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें, धूलकण हो गया, गैस के कण हो गए, जलवाष्प हो गए, धुआं हो गए, ये सारे क्या होते हैं, वायुमंडल के अवयव होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से ध्यान दीजिए, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग बाबू होती है 78%। ठीक है ना, उसके बाद से 21% जो होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा होती है और 1% के अंदर अन्य गैस होते हैं। ठीक है ना, आर्गन हो गए, हीलियम हो गए, ये सारे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये सारे आते हैं 1% के अंदर। ओजोन भी 1% के अंदर ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कभी कभी आप लोग से पूछ देता है, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो इसको याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। ठीक है ना, दूसरा इंपोर्टेंट बात है बाबू, ध्यान से सुनो। 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 मौजूद होता है। यानी कि अगर हमारे वायुमंडल के 10,000 भाग निकाला जाए, ठीक है ना, तो उस 10,000 भाग में से 3 भाग जो होंगे वो किसके होंगे बाबू, CO2 के होंगे। CO2 जो होते हैं ये गर्म गैस होते हैं और हमारे वायुमंडल में जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायुमंडलीय ताप भी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफी गर्म गैस होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। आगे अब समझना है कि ये CO2 का निर्माण कैसे होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जिसके वजह से बाबू CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया है लकड़ी, कोयला, ईंधन के जलने से, जीवाणु के द्वारा अपघटन से, श्वसन क्रिया से CO2 का निर्माण होता है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि हमारे वायुमंडल में ये CO2 की मात्रा कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है या CO2 की मात्रा कैसे, मतलब कि CO2 किससे निकलता है, ठीक है ना, किससे प्राप्त होता है, तो उसमें बताना है लकड़ी, कोयला या ईंधनों के जलने से या सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा पदार्थों के अपघटन से या श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, निर्माण होती है। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग को बाबू पढ़ना था पर पोषण। जैसे कि पोषण के डिफिनीशन में बताए थे ना कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्व पोषण होते हैं और पर पोषण होते हैं। स्व पोषण के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स से पढ़ लिए हैं लोग। ठीक है ना, आज हम लोग को पढ़ना है पर पोषण के बारे में कि ये पर पोषण क्या होता है। तो ध्यान से सुनो बाबू, पर का मतलब होता है दूसरा। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। पर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा हो जाएगा या अन्य हो जाएगा। दूसरा या क्या होगा बाबू, अन्य। पोषण का मतलब तो आप लोग जानते ही है, यानी कि जीवों के द्वारा जो भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है और उन्हें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को करने योग्य बनाया जाता है, उसको बोला जाता है पोषण। यानी कि जो दूसरे जीवों से अपना पोषण की क्रिया करते हैं, वैसे पोषण की प्रक्रिया को हम लोग पर पोषण बोलते हैं। ये बात आप लोग को पता है। ठीक है ना, अब जानेंगे कि परपोषण होता क्या है। ठीक है, देखिए दिया है
पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, पर पोषण कहलाता है। यानी कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, वो स्वयं पर निर्भर नहीं होता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। और वैसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य अपना भोजन स्वयं थोड़ी संश्लेषित करता है, यानी कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। जैसे कि हमें चावल हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो चावल किससे मिलता है? धान के पौधा से मिलता है। तो धान का पौधा एक अलग प्राणी हो गया ना, एक अलग जीव हो गया, ठीक है ना। मांस मछली जीवों के शरीर से ग्रहण करते हैं लोग, तो दूसरे जीव पे हम लोग डिपेंड है ना जी, तो हम लोग क्या हो गए? परपोषी जीव हो गए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण, ठीक है ना। इन तीनों को हम लोग बढ़िया तरीके से विस्तार से अध्ययन करेंगे, ध्यान से सुनिए। मृतजीवी का मतलब होता है मरे हुए। मृतजीवी का मतलब क्या होता है बाबू? मृत का मतलब होता है मरे हुए या सड़े हुए जीवों के शरीर से जो अपना पोषण की प्रक्रिया करता है, उस पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता हो गया। उसके बाद दिया है परजीवी पोषण। परजीवी यानी कि दूसरे जीवित शरीर से अपना जो भोजन के ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो अपना दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से अपना पोषण की प्रक्रिया करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण, ठीक है ना। उसके बाद प्राणी संपोषण में क्या होता है कि वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन, ठीक है जी, शरीर के अंतःग्रहण प्रक्रिया द्वारा करते हैं, यानी कि भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, वैसे पोषण की प्रक्रिया को प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। इसको हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनो। आगे दिया मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए बाबू। दिया है पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले, ध्यान से यहाँ पे ध्यान में रखना है, सड़े गले तथा मृत अवशेषों से अपना भोजन ग्रहण करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और इस प्रकार के जीव को मृतजीवी जीव कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना, उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया और गोबर छत्ता हो गया। ये ऐसे जीव होते हैं ना, जो जब भी भोजन को ग्रहण करेंगे तो किसी मरे हुए जानवरों के शरीर से ग्रहण करेंगे, या कोई घास फूस हो गया, वो सड़ गया, तो उनके सड़े अपशिष्टों से ये अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीवों को मृतजीवी जीव कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिए बाबू। अब देखिए ये गोबर छत्ता कैसे होता है। जैसे कि ये हमारा अमीबा हो गया, ये हमारा गोबर छत्ता हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बाबू? गोबर छत्ता। इसको हम लोग कवक के नाम से भी जानते हैं। बोलचाल के भाषा में इसका नाम बाबू होता है कुकुरमुत्ता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कुकुरमुत्ता बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोग कुकुरमुत्ता, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लोग कवक, ठीक है ना। और बोलचाल के भाषा में इसको हम लोग बोलते थे लोग सांप का छत्ता, ठीक है ना। सांप के छत्ता हम लोग देहाती साइड में, देहात एरिया में इसको क्या बोला जाता है? सांप का छत्ता बोला जाता है। तो ये जो होता है ना, इसमें पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? मृतजीवी। आप लोग देखे होंगे कि ऐसे वाला पौधा आप लोग को जब भी दिखाई दिया होगा ना जी, तो सड़े गले पदार्थों वाले स्थानों पर ही आप लोग को दिखाई देता होगा। यानी कि इनको जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं लोग, ठीक है, वो किससे ग्रहण करते हैं लोग बाबू? तो सड़े हुए पदार्थों से, ठीक है ना। अमीबा भी होती है, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनिए। आगे दिया है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में बताया गया है कि इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी कि परजीवी पोषण में जो जीव होते हैं किसी दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। देखिए, इसमें जो जीव होते हैं ना, वो अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उस जंतु के शरीर में रहकर अपना पोषण की प्रक्रिया करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कौन कौन से जीव होंगे। इसमें देखिए, इसमें हो गए बाबू जू,
गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, ठीक है जी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमरबेल, कवक तथा जीवाणु, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे परजीवी होते हैं। यानी कि किसी दूसरे जीवित शरीर से क्या करेंगे, अपना भोजन की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है ना, अपना पोषण की प्रक्रिया करेंगे। तो ऐसे जीवों को हम लोग बोलते हैं परजीवी। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग अमरबेल को देखे होंगे, ठीक है ना, अमरबेल हो गया, कवक हो गया, ठीक है ना, कुछ जीवाणु हो जाते हैं, और जू को हम लोग बोलचाल के भाषा में ढील बोलते हैं। वो जो क्या होता है कि मानव शरीर यानी कि मानव के बालों में वो पड़ जाते हैं। जैसे कि कोई अपने बाल को साफ सफाई से नहीं रखेगा ना, तो उसके जो बाल होते हैं ना उसमें जू पड़ जाएंगे, और ये जो जू होते हैं ना भोजन के रूप में रक्त को ग्रहण करते हैं। तो ये जिस व्यक्ति के शरीर में रहेंगे उसी व्यक्ति के शरीर से ये क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, परजीवी जीव हो गया, ठीक है ना। जैसे कि गोलकृमि होता है, ये क्या होता है कि भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और शरीर में प्रवेश करने के बाद से हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी के जो कण होते हैं ना, उस कण को ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इसका मतलब कि जब तक इंसान जीवित रहेगा उसके शरीर में गोलकृमि जीवित रहेगा, और उसके शरीर से क्या करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, परजीवी जीव, ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनो, जैसे कि ये हमारा हो गया बाबू, इसका नाम होता है बाबू गोलकृमि, ठीक है ना। ये गोलकृमि होता है, ये बहुत खतरनाक है, इसको हम लोग कृमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, गोलकृमि के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान से देखिए, ये इसका नाम होता है कृमि, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद से हमारे शरीर में जो आरबीसी के कण होते हैं उसको ये क्या करता है, धीरे धीरे भोजन के रूप में ग्रहण करते जाता है, उसको समाप्त करता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये बड़ा सा एक पेड़ हो गया, और इस पे लत्तर की तरह कुछ आकृतियां पाई जाती है, ठीक है। इस आकृतियों को हम लोग बोलते हैं अमर बेल, इसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। जो ये अमरबेल होता है ना, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता, ये जिस पौधा पर रहेगा उस पौधों से ये क्या करेगा, पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा और अपना पोषण की प्रक्रिया पूरा करेगा। उम्मीद करते होंगे बात समझ में आ गया। इस प्रकार अमरबेल हो गया और हमारा गोलकृमि हो गया, ये क्या होते हैं, परजीवी जीव होते हैं, और ये अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे बाबू, अगला देखिए, यहां पर बाबू दिया है मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ ये पैरामीशियम होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। ये जो मच्छर होती है ना, ये मादा मच्छर है। जैसे मच्छर दो टाइप्स के होते हैं, आप लोग को पता है ना, एक नर मच्छर और दूसरा मादा मच्छर। तो ये जो मादा जो मच्छर होती है लो, ये क्या करती है लोग कि अपने भोजन के लिए ये हमेशा रक्त ग्रहण करती है। और इन्हें रक्त मिलेगा कहाँ से, तो किसी जंतु के शरीर से मिलेगा, किसी मनुष्य के शरीर से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होती है, इसलिए इसको भी परजीवी जीव कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बाबू, आगे दिया है प्राणिसम पोषी, ठीक है ना। प्राणिसम पोषी क्या होता है ये समझते हैं। कह रहा है कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस या तरल रूप में भोजन को ग्रहण करने वाले विधि के द्वारा ग्रहण करे, प्राणिसम पोषी कहलाता है। यानी कि ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है, मतलब कि प्राणिसम पोषी में इतने याद रखना है कि वैसे जीव जंतु जो भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, यानी कि शरीर के एक विशेष अंग द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के जीवों को बोला जाता है प्राणिसम पोषी जीव, या इस प्रकार के पोषण को क्या बोला जाता है, प्राणिसम पोषण बोला जाता है। इसमें जंतु हो जाएंगे और मनुष्य। जंतु और मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। उम्मीद करते होंगे समझ में आएगा। अमीबा और पैरामीशियम भी होते हैं जो भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, लेकिन अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। ये शरीर के किसी भी त्वचा से भोजन को ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को पता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में इसको बताए थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे दिया है जंतुओं में पोषण, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, कि जंतुओं में पोषण क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आइए समझते हैं। कर जंतु पूर्ण रूप से
किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं बाबू, निर्भर होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जंतु भी मृत जीवी, परजीवी तथा प्राणी संपोषी होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतुओं में देखिए कुछ पौधे जो होते हैं मृत जीवी होते हैं, ठीक है ना, कुछ पौधे जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। लेकिन जंतुओं में भी कुछ जंतु जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं बाबू, प्राणी संपोषण होते हैं। तो जंतुओं में भी ये तीनों प्रकार के पोषण पाया जाता है, ठीक है ना। आगे समझते हैं अमीबा। अमीबा में देखिए, अमीबा जो होता है, अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय जीव होता है, यानी कि अमीबा एक कोशिका से बना होता है, ठीक है ना। अमीबा एक कोशिकीय मृदुजलीय जीव है। यह इसमें प्राणी संपोषण होता है, यानी कि अमीबा में बात की जाए कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो बताएंगे कि अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, ठीक है ना। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, ठीक है ना। अमीबा की जो आकृति होती है ना वो अनिश्चित होती है। और अनिश्चित क्यों होती है, क्योंकि अमीबा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो विखंडन के द्वारा होती है, यानी कि अमीबा की लगातार आकृति टूटती रहती है, इसलिए उसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अमीबा का अगर बात किया जाए तो अमीबा का प्रचलन अंगक जो होता है वो कुटपाद होता है, यानी कि अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसके लिए वो किसका उपयोग करती है, कुटपाद की उपयोग करती है, ठीक है ना। उसके शरीर की त्वचा होती है। आगे ध्यान से देखिए, आगे दिया गया है कि अमीबा में जनन विखंडन द्वारा होता है, इसीलिए इसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अगला नोट में पॉइंट दिया गया है कि अमीबा में पोषण अंतःग्रहण पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। अगर अमीबा का बात करें बाबू, इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है, सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होगा, उसके बाद से भोजन का पाचन होता है, अमीबा के अंदर रसधानी का निर्माण होगा, ठीक है जी, और फिर उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करके उसका उपयोग किया जाएगा और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसका शरीर से बहिष्करण कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। अमीबा में भोजन रसधानी के द्वारा क्या होता है बाबू, पाचित होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा अमीबा है, क्या है, इसका नाम बाबू है अमीबा, ठीक है ना, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर ये क्या होते हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कण होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको कैसे शरीर के अंदर ग्रहण किए, तो ये अपने कुटपाद के द्वारा इन भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण की है। ध्यान से देखिए, ये भी क्या होता है कि इसमें जब ये भोजन रसधानी का निर्माण होता है और फिर ये भोजन क्या होगा बाबू, ये भोजन फिर पच जाएगा, फिर इसका उपयोग करेंगे और जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे इस कुटपाद के द्वारा क्या करेगी, अमीबा जो होगी उसको बाहर निकाल देगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये अमीबा के अंदर ये क्या होता है बाबू, ये अमीबा के अंदर कोशिका द्रव होता है और इसके अंदर होता है रसधानी, ठीक है ना। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कुटपाद, और कुटपाद के द्वारा ही अमीबा क्या करती है, गति करती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाबू, यहाँ हम देखिए अमीबा जो होती है भोजन को कैसे ग्रहण करती है, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के द्वारा समझ पाएंगे, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये अमीबा है, ठीक है ना, ये अमीबा हो गई और ये अमीबा का अंदर क्या होता है, केंद्रक। जब कोशिका विभाजन होता है ना, ठीक है ना, जब अमीबा एक भाग से दूसरे भाग में जब टूटती है तो ये जो केंद्रक होता है ना, ये सबसे पहले टूटने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये केंद्रक सबसे पहले दो भागों में टूट जाएगा, उसके बाद से ये क्या होगा कि ये हमारी अमीबा भी आगे चल के दो भागों में टूट जाएगी, फिर एक अमीबा से दो अमीबा में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारे अमीबा हो गई और ये हमारे भोजन के कण हो गए, ठीक है ना, भोजन के कण हो गए। अब अमीबा को पोषण करना है तो इसको भोजन के कणों की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो ये अमीबा इसको ग्रहण करने का प्रयास करेगी। तो अमीबा क्या होगी, अपनी कुटपाद की मदद से, ठीक है ना, कुटपाद के मदद से चलते हुए इसके पास आएगी और इसके पास आकर के अपने इस कुटपाद को क्या करेगी, भोजन के चारों ओर ऐसे फैला देगी, ठीक है ना। फैलाने के बाद से कुछ समय और बाद इस दोनों कुटपाद को आपस में मिला लेगी। देखिए यहाँ पे मिला ली है ना,
यहाँ पे क्या कर लेगी, आपस में मिला करके इस भोजन के कण को अपने शरीर के अंदर क्या कर देगी, प्रवेश करा देगी। ठीक है ना। अब प्रवेश कराने के बाद से इसको बंद कर देगी और फिर इसको चारों तरफ एक रसधानी का निर्माण होगा। ठीक है ना, रसधानी का निर्माण होगा और ये रसधानी क्या करता है, इस भोजन के कण को पचाता है। अब पचा करके इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण करेगा। फिर इस ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक क्रियाओं में अमीबा करेगी और फिर इससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उस अपशिष्ट पदार्थ को ये कूटपाद के मदद से शरीर से बाहर निकाल देगी। इस प्रकार अमीबा में पाचन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं बाबू, दिया है पैरामीशियम। देखिए अमीबा के प्रजाति, अमीबा के बोला जाए तो अमीबा के ये सिमिलर ही होती है पैरामीशियम। ठीक है ना। तो पैरामीशियम भी क्या होती है, मृदु जलीय जीव होती है। ये भी एक कोशिका से बनी होती है। इसमें भी भोजन का अंतःग्रहण होता है। ठीक है ना। आइए पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। करेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम एक कोशिकीय मृदु जलीय जीव है, यानी कि पैरामीशियम भी जब भी पाई जाएगी ये जलीय नम सतहों पे ही ये पाई जाएगी। इसकी आकृति चप्पल नुमा होती है। अगर बात करें हम लोग पैरामीशियम की, ठीक है जी, तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल के जैसा होती है। ध्यान से देखिए इसकी आकृति कैसी है बाबू, चप्पल की जैसी है। ठीक है ना। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, चप्पल की जैसी होती है। ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, पैरामीशियम के कोशिका झिल्ली से कुछ प्रवर्धक निकले होते हैं जिसे सिलिया कहते हैं। यानी कि पैरामीशियम जो होती है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमारी पैरामीशियम है। ठीक है। इसकी आकृति क्या है बाबू, चप्पल नुमा है। तो ये पैरामीशियम की बाहरी सतह हो गई जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये दोहरी कोशिका झिल्ली होती है। ये क्या हो गई बाबू, कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है ना। किसकी कोशिका झिल्ली है, तो ये पैरामीशियम की कोशिका झिल्ली है। ठीक है जी। इस कोशिका झिल्ली से धागे नुमा बहुत सारी संरचनाएं निकली रहती है। ऐसे धागे की तरह बहुत सारी संरचना निकली रहती है और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं लोग सिलिया। इस संरचना का नाम क्या होता है, सिलिया। अब कहिएगा कि सर एक बात बताइए कि पैरामीशियम में सिलिया का कार्य क्या है। तो पैरामीशियम में ये जो सिलिया होती है ना, ये इसका प्रचलन अंगक होती है। क्या होती है बाबू, प्रचलन अंगक होती है। प्रचलन अंगक का मतलब हुआ कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसको ले जाने में मदद कौन कराएगी, तो सिलिया कराएगी। उम्मीद करते होंगे बात समझ में आया होगा। पैरामीशियम के ये मुख्य गुहा हो गया। यहाँ से ये क्या करती है बाबू, यहाँ से ये भोजन को ग्रहण करती है और फिर इसके अंदर एंजाइम का निर्माण होगा और फिर उस एंजाइम के मदद से भोजन का पाचन होगा। अब पाचन के बाद से एनल पोरे के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ से भोजन का बहिष्करण होगा, भोजन बाहर निकल जाएगा और संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। ठीक है ना। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझे होंगे। लोग यहाँ पे दिया है पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ ये भी एक मतलब कि सूक्ष्म जीवों की प्रजाति होती है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत पैरामीशियम आती है। अब हम लोग समझेंगे लोग मनुष्य में पाचन, कि मनुष्य में पाचन क्या होता है। तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है काफी लंबी होती है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे इसमें लार ग्रंथियां होती है, बहुत सारे इसमें प्रक्रिया मिल करके ये क्या करते हैं, मनुष्य में पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसी होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले होता है आहार नल। आहार नल में क्या होता है कि बहुत सारे अंगों के समूह होती है। ठीक है ना। और ये अलग अलग अंगों की अपनी अलग अलग क्या होती है, कार्य होती है। ठीक है ना। बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो आहार नल का निर्माण करते हैं। आइए समझते हैं। कह रहा है मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पोषण के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसे पाचन तंत्र या पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि आहार नाल को अगर देखा जाए तो आहार नाल क्या होते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंगों के समूह को आहार नाल बोला जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाने का। ठीक है ना। उसके बाद से होता है वो पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। उसमें पाचन क्रिया भी होती है कि आहार नाल भी हो गया और उसके साथ पाचक ग्रंथियां भी हो गई। ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है और वो क्रियाएं होती है तब भोजन का पाचन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डिफिनेशन पाचन तंत्र का। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए, पाचन
पाचन की क्रिया में पाचक ग्रंथि से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो पाचक ग्रंथि होती है, पाचक ग्रंथि जो होती है ना उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे मुख गुहा से लार निकलती है, ठीक है, अमाशय से अमाशय रस निकलती है, आंत से आंत्र रस निकलती है, उसके बाद से और भी बहुत सारी होती है जैसे कि अग्नाशय रस हो गया, पित्ताशय से पित्त निकलती है। तो ये सारे ग्रंथि से जो रस निकलते हैं ना वो सारे रस मिल करके हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग अपनी क्रियाएं होती है, ठीक है। आगे ध्यान से सुनिए, दिया है पाचन तंत्र। आहार नाल के साथ, ध्यान से सुनिए, आहार नाल के साथ पाचक ग्रंथियां तथा पाचक प्रक्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। पाचन तंत्र का क्या होगा डिफिनेशन, यानी कि हमारे मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में पाचक ग्रंथि, ठीक है, और उसके साथ आहार नाल और उसके बाद से पाचन क्रिया, ये तीनों जब आपस में मिलेगी और एक क्रमबद्ध तरीका से कार्य करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र, ठीक है ना। अब उसके बाद से जानेंगे कि ग्रंथियां क्या होती है, ठीक है ना। तो ग्रंथियां सुनिए, शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी अंग है जो बहुत ही कम मात्रा में पाचक रस या हार्मोन का स्रावण करती है। यानी कि ये जो ग्रंथि होती है ना ये हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में ये छोटी माने बहुत ही छोटी इसकी संरचना होती है, ठीक है ना। और ये ना अपने आप से क्या करती है, एक प्रकार के हार्मोन या एंजाइम को स्रावित करती है। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे नियंत्रण के कार्य करते हैं और जो ये ग्रंथियां होती है ये जो एंजाइम्स होती है वो भोजन का पाचन कराने में कार्य करती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए आहार नाल। आहार नाल यह एक कुंडलित रचना है। आहार नाल की आकृति कैसी होती है, कुंडलित होती है, ठीक है ना। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है कि आहार नाल की मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो बाबू कितना बताएंगे, 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर क्या होती है, आहार नाल की लंबाई होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, यानी कि मुख से स्टार्ट होता है और मल द्वार तक ये क्या होता है, फैला होता है। कौन बाबू, तो आहार नाल, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे अब हम लोग अलग अलग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग अंग के बारे में, आहार नाल के अलग अलग अंग के बारे में जानेंगे कि मुख गुहा की क्या कार्य होती है, उसके बाद से ग्रसनी क्या होती है, ग्रास नली क्या होती है, अमाशय क्या होती है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।